मैं कह रहा हूँ चीजें बंद करें, मुंह बंद करें। आवाज नहीं आ रही मेरी? या बाहर जाके समझ में आ जाएगी? ओके। तो ये जो हम यहाँ इस वक्त रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, इसका जूम से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि हम मैं अपने पास भी वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ हर लेक्चर की। इस वक्त लैपटॉप ये खुला हुआ है एंड जूम की कोई क्लास नहीं हो रही है इस वक्त। तो सिंपली ये लैपटॉप इसलिए है कि मेरी रिकॉर्डिंग जो भी मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ वो क्लास रिकॉर्ड होती रहती है हमेशा से। आज से नहीं, 2003 से मेरी क्लासेस रिकॉर्ड हो रही हैं, जब लोग जानते भी नहीं थे रिकॉर्डिंग किसे कहते हैं। ओके। कई दफा मैं आपसे कह चुका हूँ, अगर आप किसी दोस्त की मदद कर रहे हैं, वेरी गुड। दोस्त की मदद करने से आपकी बिल्डिंग बहुत अच्छी होती है। मतलब ऐसा है कि आप मुझसे सवाल पूछते हुए हेजिटेट करते हैं। आप अपने दोस्त को जब कोई चीज समझा रहे होते हैं तो वो हेजिटेट नहीं करता एंड वो एक बेखौफाना सवाल आपसे पूछता है। अमूमन तो जब वो बेखौफाना सवाल आपसे पूछता है, बिल्कुल सिली क्वेश्चन, तो उसमें आपको फायदा क्या होता है? आप जब उसको रिप्लाई करने जाते हैं तो आपका कंसेप्ट क्लियर होता है। मैं कहता हूँ दोस्त को समझाने के लिए रजिस्टर बंद होना चाहिए एंड उसकी गलती दिखा दो, उसकी मदद कर दो, इट्स वेरी गुड। लेकिन छपाओ नहीं किसी को। तुमने छपाया तो बड़े मसाइल आ जाएंगे, क्योंकि तुम मालूम क्या कर रहे हो? उसके साथ दोस्ती नहीं कर रहे हो, उसको जहर पिला रहे हो। तो आज सुबह एक साहबजादे छपवा रहे थे। मैं छप मैंने बहुत आराम से देख लिया वो क्या छपा रहा, 50 पेजेस फाड़े हैं उसके। एंड मैं हमेशा उसको मारता हूँ जो ज्यादा एनर्जी रखता है। एंड तुम क्या समझते हो, मैं यूं देख के हट गया था, मुझे अंदाजा हो जाता है। एंड 2-3 मिनट में पहले उसको अच्छी तरह देख लेता हूँ हो क्या रहा है। एंड ये मुझे दूसरा पढ़ा नहीं, मैं ही नहीं छाप रहा, तो मैंने बकवास नहीं करना मेरे आगे। एंड मैंने दिखा दिया, देखो ये उसने ये किया, तुमने भी ये किया। तो प्लीज छपवाओ नहीं। तुम उस रूम में भी बैठ के छपवा रहे हो, मेरे कैमरे मुझे बता रहे हैं एंड मैं जूम करके देख लेता हूँ। प्लीज छपवाओ नहीं किसी को। भाई एक आदमी नहीं कर पा रहा, उसको समझाएंगे कि उसको मारेंगे? हमारा तो ये है कि भाई उसको किसी तरह समझा दें। प्लीज आप किसी को छपाई नहीं, किसी किस्म का होमवर्क, क्लास वर्क। मैंने दिखाया ये बच्चा कल सारा काम करके लाएगा एंड 50 पेजेस गिनता हूँ, फाड़ देता हूँ। तुम्हारे पास एनर्जी ना जाओ, दोबारा काम करो। ओके, तो ये तो मैंने अपनी जुल्म की इंतहा सबसे पहले दिखा दी। जुल्म नहीं है मेरे हिसाब से। आज इंशाल्लाह ताला तुम्हारे 8.3 को खत्म करना है एंड तुम्हारे जो मसाइल हैं उन्हीं को डिस्कस करना है। आज नई चीज कोई फर्दर पढ़ाने का मूड नहीं है, क्योंकि 7 चैप्टर अगर मैं आज शुरू करूंगा तो द प्रेशर डेवलप हो जाएगा। इंशाल्लाह ताला मेरा नेक्स्ट फेज आएगा 7 चैप्टर। मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लूं। हम बहुत अच्छी पोजीशन में इस वक्त, किसी जगह 7 चैप्टर की सोची भी नहीं जा रही, किसी जगह 7 चैप्टर की नहीं सोची जा रही। हमारे पास बच्चा क्या, चलो 7 को एक लम्हे के लिए हटा दे। चैप्टर 1 देखा? चैप्टर 1 17 सवाल हैं, ए यूनियन बी, ए डैश, ए माइनस। एंड मुझे यकीन है 17 में से 15 आते हैं तुम्हें। सो कॉल्ड एक चैप्टर है एंड मेरे हिसाब से ये चैप्टर ड्रॉप करना चाहिए था, उन्होंने यहाँ ये रखा हुआ है। ठीक है, अल्लाह का। तो चैप्टर 1 तो तफरी है। देन उसके बाद चैप्टर 2 3 एक्सरसाइजेस का चैप्टर है, जिसमें 2.1 नहीं शामिल है। 2.2 2.3 मैक्सिमम 3 दिन में, यानी हम 7 चैप्टर को एक लम्हे के लिए हटाएं तो हमारे पास 4 दिन का 7 चैप्टर के बाद कोर्स बचा हुआ। अब 7 चैप्टर पहले पढ़ाई जाएगी। 7 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। किस पॉइंट से इंपॉर्टेंट है? 7 चैप्टर में आपके एप्टीट्यूड का बहुत बड़ा हिस्सा आता है। 7 चैप्टर में जब अगले सालों में तुम एप्टीट्यूड में जाओगे, बहुत बड़ा हिस्सा आता है। अब 7 चैप्टर में 5 एक्सरसाइज, 5 एक्सरसाइज उन्होंने पहली 3 कोर्स में ली है, चौथी और 5वीं छोड़ दी। मैं एंड करवाऊंगा वो, क्योंकि बगैर उसके करवाए हुए आपका एप्टीट्यूड नहीं होगा। एंड 7 चैप्टर के लिए मैं जुमला कहता हूँ, इज अ गेम ऑफ खोपड़ी। फॉर्मूला है बड़ाई नाम। तुम्हारी समझ क्या है, तुम्हारी सोचे क्या है, 7 चैप्टर बता देगा। जब बच्चा फर्स्ट ईयर में आता है 3.2 कैंसिल कर रहा होता है, कर रहा होता है, वो तो सिंप्लीफिकेशन का गेम है। एंड कामचोर बच्चा, हाँ, अब 7 चैप्टर बताता है ये है क्या। एंड 7 चैप्टर के लिए मैं बार बार कहता हूँ गेम ऑफ खोपड़ी। तुम्हारे पास दिमाग नाम की क्या चीज है तुम्हें खुद पता चल जाएगा। एंड जो लोग 7 चैप्टर समझ जाते हैं, इसके लिए दे आर फिट, मोस्ट फिट फॉर कंप्यूटर साइंस। उनको यही सीखने मिलता है कंप्यूटर साइंस।
बेटा कंप्यूटर साइंस वो दुनिया है, देयर इज नो लिमिट सोच की, पैसे की। इस वक्त दुनिया के रिचेस्ट आदमियों के नाम लेते चले आओ, दे ऑल बिलोंग्स टू कंप्यूटर। एंड आज से नहीं, पिछले 30 साल से। एंड पाकिस्तान में लोग क्या क्या कमा रहे हैं तुम्हें अंदाजा नहीं है, क्योंकि आफ्टर ऑल एक शौक होता है। लेट्स सपोज तुम्हें शौक है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का। अब वो शौक क्यों हमारे यहाँ, तो शौक ये पता नहीं चलता क्यों है, बस एक शौक हो गया है, और शौक के लिए हमने क्या किया वो नहीं पता चलता। लेकिन आफ्टर ऑल पैसा एक हकीकत, आफ्टर ऑल पैसा एक हकीकत। कंप्यूटर साइंस की बहुत बड़ी मार्केट है वर्ल्ड वाइड, एंड खत्म नहीं हो रही है, तो बढ़ती जा रही है। लेकिन उसके लिए इंटेलिजेंट, इंतहाई इंटेलिजेंट लोग चाहिए जो अपने दिमागों को हवा में उड़ाते। तो बहरहाल हमें एक बहुत प्राइमरी क्लास में मौका मिलेगा, कल से इंशाल्लाह 7 चैप्टर शुरू करूंगा। मैंने थोड़ा सा उसको इंट्रोडक्शन दिया, एंड कोई मुश्किल चीज नहीं है, थोड़ा सा टाइम देना है। हमारे बच्चे टाइम नहीं देता। मैं इसकी एक मिसाल दूं, को याद है 9.2 में एक जगह आया था, बल्कि 9.1 में r इज इक्वल टू 1 कब लेते हैं? यूनिट सर्किल। मुझसे एक बच्चा चंद हफ्ते पहले कैरी कर रहा है कि r इज इक्वल टू 1 क्यों लिया गया सर? अभी कौन बच्चा है जिसने आगे लिखा नहीं? देखो आज हमने कोई चीज समझाई, आपके समझ में आ गई, बट वो चीज आपके समझ में नहीं आई। एंड मैं बार बार कह रहा हूँ, आपको उसको वर्डिंग में लिखना है। क्या लिखना था? r इज इक्वल टू 1 जब लिया, आप ब्रैकेट लगाते हैं इन ए यूनिट सर्किल, r इक्वल टू 1। ये आपको याद है, यूनिट का मतलब 1 होता है। अब वो बच्चा मुझसे क्यों नहीं पूछा, मैंने जवाब दे दिया, मैंने उसको कुछ नहीं बोला। बट ये बता रहा है वो कमजोर बच्चा, लिखता नहीं है। एक बच्चे ने मुझे चंद हफ्ते पहले एक सवाल पूछा, बल्कि अभी पिछले हफ्ते में, कि जनाब वो 5/6 का एंगल है, तो सामने वाली साइड हाफ कैसे होगी? कहते हाफ ऑफ द हाइपोटेन्यूज, मैट्रिक का फॉर्मूला है। मैट्रिक। अब आपने, जब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि 30 डिग्री का एंगल हो, राइट एंगल का एंगल में, तो 30 के सामने वाली साइड हाफ ऑफ द, आपने कहीं उसको रेफरेंस दिया? कहीं वर्डिंग में लिखा? नहीं लिख रहे हैं आप, जिसकी वजह से आपको जूते पड़ रहे हैं। आप ही के हाथों, मेरे हाथों नहीं पड़ रहे। मैं तो जवाब 2 मिनट में देके, 2 सेकंड में देके ध्यान छुड़ा गया। एट 7 चैप्टर में नहीं लिखा, धड़ाधड़ जूते पड़। 7 चैप्टर में पूरी पूरी कहानी लिखनी है तुम्हें, क्योंकि वो एक एक्सप्लेनेशन आएगी। तो आप अगर 7 चैप्टर दिल से पढ़ना चाहते हैं, यू शुड पे टाइम। एंड टाइम कब पढ़ लें? सोचो अभी एग्जाम कहाँ है। मतलब जब तुम 7 चैप्टर से एग्जाम में सवाल करते हो, तो टीचर ताज्जुब से देखते हैं। चंद यूनिक लोग होते हैं जो 7 चैप्टर से सवाल कर रहे होते हैं। Well, it's up to you, and I am not late. मैं बड़े आसानी से इस वक्त पढ़ा रहा हूँ, एंड मैं हर चीज शेड्यूल के मुताबिक चल रहा हूँ। कि मुझे, मेरी इंटेंशन तो यही है कि मेरे कोर्स बड़ा आराम से हो, बच्चे को धमाधम लादू नहीं। आज की पूरी क्लास मैंने 8.3 पे लगानी है। आज मैं 8.3 और 7 को स्टार्ट करता, अंडर प्रेशर बच्चे को ले आता, कोई बात नहीं, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। मैं अब भी 5-6 अप्रैल तक अपना कोर्स खत्म कर रहा हूँ। हाँ, ग्रैंड टेस्ट लेने का मेरा इरादा है। अब वो इरादा ये है कि तब बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट जो है पैटर्न ऑफ पेपर मुझे दे, तो मैं फिर उस इरादे को अपना अमली जामा पहना सकूं। अब पैटर्न नहीं आएगा, मेरे लिए ग्रैंड टेस्ट लेना भी मुश्किल होता जाएगा। अब बोर्ड सोया पड़ा है। एक बात तो बोर्ड में डिसाइड हो गई पिछले हफ्ते, कि वो एक्सटेंड कर रहे, तो वो नहीं करेंगे एक्सटेंड। जो कोर्स जहाँ सिलेबस है वहीं रोक दिया। अब वो पैटर्न के ऊपर बात कर रहे हैं, वहाँ टीचरों को उन्होंने लगाया हुआ है। तो पैटर्न बोर्ड से प्रिंट होके आएगा, जो भी आएगा, जब भी आएगा, तो मैं मुझे दोनों को पता चल जाएगा। अगर अल्लाह करे अप्रैल से पहले पहले आ जाए, तो हम अप्रैल को हो गया। एंड मैंने कहा ना, 6-7 अप्रैल तक मैं खत्म करने के बाद 4 चैप्टर पे चल जाऊँ। अब 4 चैप्टर है नहीं, 8-9 क्लासेस लूंगा मैं, आपकी मर्जी नहीं है नहीं है, मैंने अपना काम पूरा कर। 4 चैप्टर भी मेरी इंटेंशन है, शायद मैं रमजान के पहले वीक में, हालांकि मैं इस साल रमजान में जाना नहीं चाह रहा था, तो रमजान के पहले वीक तक मैं जाऊँ, 5-6-7 क्लासेस लेता हुआ, एंड मैं 4 चैप्टर मुकम्मल करूँ। कुछ बच्चे नहीं है इंटरेस्टेड है, 4 चैप्टर कंपल्सरी नहीं पढ़े आप, बट 4 चैप्टर अगले साल सेकेंड ईयर में, एंड 4 चैप्टर एप्टीट्यूड में तंग करेगा। तो मेरी अपनी एक्सपीरियंस है, बता रहा हूँ, क्योंकि एप्टीट्यूड वाले कंप्रोमाइज नहीं करेंगे।
वो आपको 4 चैप्टर 4 घंटे में पढ़ा देंगे। हाँ, एप्टीट्यूड तो ऐसे ही होता है। मैं तो आपको 8-9 क्लासेस में पढ़ाऊंगा, बस ये मेरी अब तक इंटेंशन है और मैं यही जा रहा हूँ, जो चीज की है मैं इंशाल्लाह ताला उसको करके दिखाऊंगा। राइट, आज हमारे पास जो है नहीं, अच्छा, आज ये हमने लास्ट टाइम क्लास वर्क में ये सवाल दिया था, अगर तुम्हें याद आए, इसमें सॉल्व तुमने किया था, एन की 2 वैल्यूज आई थी। क्लास वर्क का सवाल है, एन की 2 वैल्यूज आई थी, आंसर क्या दिया था हमने, क्यों दिया था आंसर 7? शाबाश, क्योंकि मेजॉरिटी को मालूम नहीं है क्यों दिया था आंसर 7। हाँ, इसमें अगर तुम गौर करो, a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखना, एक पावर 2 आई थी तो मैंने a प्लस बी पे पावर स्क्वायर का फॉर्मूला लिखा, कितनी टर्म आई? क्या इसमें 4 टर्म आई? तो इसका मतलब जब n2 होगा तो ये नामुमकिन है। मेजॉरिटी को मालूम नहीं था, उन्होंने इधर उधर देखा, अच्छा देखा और लिख दिया। हमने पूरा यहाँ पे महसूस किया कि ये चीज बच्चे में कमी जा रही है, इसको थोड़ा सा बच्चे को एक्सप्लेन करें। ठीक है, मतलब उसका रीजन भी लिख दो तो बेहतर है, रीजन की जरूरत नहीं है, लेकिन ये तो जिन्होंने रीजन नहीं लिखा, प्लीज रीजन मेरे लिए नहीं, अपने लिए। बेताशा ने क्या, इधर एक आंसर 7 आ रहा था, पड़ोस का आंसर 7 आ रहा था, छाप दिया, उस वक्त हमें सब रियलाइज कर रहा हुआ था, रुका हुआ था। हाँ ठीक है, बाइनोमियल से ही ताल्लुक है, बाइनोमियल से ही आज का सारा टॉपिक है। तो a प्लस बी पे पावर 6 सर जो है डायरेक्ट लिख देते, डायरेक्ट लिख देते, चलो a प्लस बी पे पावर 6 ही बाइनोमियल डायरेक्ट लिख दो, एक्सपेंशन तुम कई दफा कर चुके हैं। अब इससे कुछ आज की एक्सप्लेनेशन बार बार सपोर्ट होंगी, इसलिए इसको मैंने यहाँ कॉपी कर लिया तुम्हारे साथ। सबसे पहले मैं जो बात करना चाह रहा हूँ, एक थोड़ी सी मेरी तरफ से शायद कुछ गलत फहमियां पैदा हुई हैं। एन और आर के मुतालिक बात करना चाह रहे हैं। एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर है और आर बिलोंग्स टू होल नंबर है। एन क्या हम कहते हैं, हम ये कहते हैं एन ग्रेटर देन और इक्वल्स टू आर। शायद मैं इक्वल्स टू भूलता जा रहा हूँ, इसलिए मैंने आज वजाहत की। तुम देखो लास्ट टर्म में बी की क्या पावर है, बी की पावर एन के बराबर करती है। शायद शायद मुझसे गलतियां हुई हैं, लास्ट क्लास में मैंने महसूस किया था, मैंने इसको भी नोट कर लिया। मैं हर चीज नोट कर लेता हूँ, नेक्स्ट मीटिंग में उसको कोशिश करता हूँ एक्सप्लेन कर दूँ। एन बराबर भी हो सकता है, दिस इज स्पेशल केस व्हेन लास्ट टर्म इज अचीव। ठीक है, तो एन अमूमन बड़ा होता है, एन बी की पावर है, तुम देख रहे हो बी की पावर 0 होती है फर्स्ट टर्म में, लेकिन बी की पावर आस्ता आस्ता एन के बराबर हो जाती है। तो एन ग्रेटर देन और इक्वल टू आर है। अगर तुमने कहीं एन ग्रेटर देन आर मैंने लिखा है तो उसको काट के सही कर लो, एन ग्रेटर देन और इक्वल टू आर है। एक तो बात मैंने एन के और आर के मुताबिक की। देन हम बात करना चाहेंगे कि थर्ड टर्म पे जरा नजर डालो। इस वक्त मैं तुम्हारी बुक के 11वें सवाल की तरफ आना चाह रहा हूँ। तो थर्ड टर्म, थर्ड लास्ट टर्म पे नजर डालो, क्या देखा तुमने? द कोफिशिएंट, the coefficient of the term at equidistance from the two end are equal. टू एंड स्टार्ट एक एंड है और एक जो है इख्तिताम है, इख्तिताम से तीसरी टर्म का कोफिशिएंट एंड स्टार्ट से तीसरी टर्म का कोफिशिएंट सेम होता है। अब ये ऑब्जर्वेशन हमने बहुत पहले पढ़ी थी, एंड इस ऑब्जर्वेशन के अंदर बुक के अंदर एक सवाल दिया हुआ है। इसके लिए मैंने एक फॉर्मूला भी बताया था तुम्हें, शायद याद ना हो, पहले उस फॉर्मूले को देख लें। उस फॉर्मूले को बुक वालों ने ड्राइव नहीं किया है। एन आर इज इक्वल टू एन अपॉन, यानी वो क्या कह रहा है कि अगर अगर दो टर्म इक्वी डिस्टेंस पे हैं तो उनके ये बाइनोमियल कोफिशिएंट सेम होंगे। तो मैं डेमो करना चाह रहा हूँ, ये थर्ड टर्म है, बाइनोमियल की पावर 6 है, पहले पुट कर दो एन की वैल्यू। थर्ड टर्म के लिए आर क्या होगा? एक्सीलेंट, माइनस एन, इधर से देखो कौन सी टर्म है ये, थर्ड लास्ट टर्म, इधर से गिनो कौन सी है, थर्ड लास्ट टर्म कौन सी है? नहीं, थर्ड लास्ट टर्म का नंबर क्या है, पहला है, दूसरा, आठवां है? हाँ, कौन सी है? शाबाश, पांचवी। तो पांचवी के लिए आर क्या होता है? मैंने एक छोटी सी मिसाल देके तुम्हें डेमो किया, सिंप्लीफाई कर लो यही सामने ग्लास लगा के। एंड प्लीज हेजिटेट नहीं करो, बहुत सारा टाइम है,
आज थोड़ी थोड़ी बातें मुश्किल समझने की हैं, एंड अगर तुम्हें डिफिकल्टी फील हो रही है बिल्कुल बोलो। तो हमने ये कहा हमारे पास दो तरीके हैं, एक तो मैनुअल तरीका है, अगर बाइनोमियल छोटी है हम मैनुअली निकाल सकते हैं। अब बाइनोमियल 203 टर्म की है, उस वक्त क्या करेंगे, उस वक्त एक फॉर्मूला उन्होंने जनरेट कर दिया, एंड ये फॉर्मूला यहाँ तो एक ही जगह इस्तेमाल हो रहा है, हमारे 7वें चैप्टर में कई जगह इस्तेमाल होगा। ये जितने पैस्कल्स के फॉर्मूले आ रहे हैं ये छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। क्वेश्चन ले आते हैं, प्लीज हेजिटेट नहीं करो, कोई चीज नहीं समझ में आ रही इस वक्त एक्सप्लेन करना बहुत आसान होता है। अब ये सवाल तुमको हो गया, वेरी गुड। इसमें सारा मसला है, आखिरी लाइन पढ़ रहा हूं मैं, फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स के लिए मुझे बाइनोमियल की पावर चाहिए, एंड उन्होंने बाइनोमियल की पावर के लिए इंफॉर्मेशन दी है कि चौथी टर्म और जो है कौन सी 13वीं टर्म आपस में सेम है। जब वो आपस में सेम रखती है दैट मीन दे आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द टू एंड। अब m हम इस इंफॉर्मेशन से निकालेंगे, एंड दे आर टू मेथड्स, एक मैनुअल मेथड है क्योंकि 13 तक की बातें की हैं तो हमने उठा के 13 तक ये टर्म नंबर लिख रहे हैं, टर्म नहीं लिख रहे पहली दूसरी थे। ये एक इसके आगे पैरेलल में एक लाइन खींच दो आगे, नहीं। अभी हम अल्टरनेटिव मेथड से भी करेंगे, पहले तो हम मैनुअल मेथड से करते हैं। अब इसमें कौन कौन सी कोफिशिएंट दिया है उन्होंने चौथी टर्म का, अभी चौथी टर्म लिखी नहीं है मैंने, मैंने इंडिकेशन दी है चौथी टर्म यहाँ होगी। 13वीं टर्म, तो चौथी टर्म कौन सी है, एंड से तीसरी टर्म, चौथी टर्म जो है एंड से चौथी टर्म है। मैं फिर रिपीट करूं, चौथी टर्म से पहले कितनी टर्म मौजूद है, 3 मौजूद है, तो 13 के बाद कितनी मौजूद होंगी, क्योंकि इक्वी डिस्टेंस लाना है। अब वो टर्म मैं नहीं जानना चाहता, मैंने 3 डिब्बे बना दिए, जिन्होंने नहीं समझा मैं फिर उनको रिपीट कर रहा हूँ। हमने कहा कि चौथी टर्म का और 13वीं टर्म का कोफिशिएंट सेम है, हमने कहा चौथी टर्म से पहले 3 है तो 13वीं टर्म के बाद भी 3 होंगी, जब भी तो वो इक्वी डिस्टेंस होगा। टोटल टर्म्स कितनी हुई गिनो, 13 तक और 3 डिब्बे 16 हो गए। दिस इज अ मैनुअल मेथड, ये छोटी मोटी बाइनोमियल पे लग सकता है। एंड बाइनोमियल का टोटल टर्म का फॉर्मूला क्या है, बाइनोमियल की जो पावर होती है उसमें 1 ऐड कर दो। पहले तो हमने मैनुअली निकाला, दे आर 16 टर्म, देन फॉर्मूला बताया m+1, एंड ये दोनों को इक्वेट कर दिया तो यहाँ से m की वैल्यू निकल सकती है। ये तो अच्छा मेथड नहीं है, साफ बात है, काम इसलिए चल जा रहा है कि हमारे पास जो अगर वो कहता 44 टर्म एंड 307 टर्म हैविंग सेम, तो ये मेथड नहीं चलता। अब वो मेथड के लिए मैंने यहीं का एम निकाला, आगे नहीं किया। एंड अदर मेथड क्या होगा, वो हमारे पास जो अभी हमने फॉर्मूला दिया था, क्या फॉर्मूला था, मतलब ये ज्यादा बेहतर तरीका है। अब यहाँ पे n की वैल्यू m है, बाइनोमियल की पावर, n की जगह हमने सॉरी n की जगह लिख दी। अब r डिसाइड होना है, r डिसाइड होने के लिए जब हम वो कह रहे हैं आपसे चौथी टर्म, पहले हम चौथी टर्म की बात करें तो क्या होगा, चौथी टर्म के लिए r3 होगा इज इक्वल टू, यहाँ वही r की वैल्यू आएगी जो जा रही है। हमें 13 के लिए कैलकुलेशन थोड़ी की हमने, हमने तो अपने फॉर्मूले को पकड़ा ना कि n की वैल्यू m हो गई है और r की वैल्यू क्या हो गई है। अब इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो क्या चीज डिफरेंस है, इनकी तुम सफिक्स में जो वैल्यू लिखी हुई है उन दोनों को इक्वेट कर दिया, सफिक्स को तुम ही कहते हैं। हाँ, तो तुमने डायरेक्ट कर दिया, बच्चे को दिखाओ 3+5, वो शॉक्ड है, तुम फिर डायरेक्ट कर रहे हो, वो बेचारा इतना बुरी तरह शॉक्ड है, मुझे अंदाजा है। हाँ, कि शॉकिंग को मैंने अभी समझाया था कम करना में, दे आर टफ क्वेश्चंस, कोई नहीं कराता, ये फॉर्मूले कोई नहीं बताता, क्योंकि 7 चैप्टर इंतहाई बेकारिश हो जाता है, बल्कि होता ही नहीं, बच्चे को कायल कर दिया जाता है बेटा ये तुम्हारे लिए नहीं है। 99% कोई 7 चैप्टर नहीं पढ़ा रहा, और पढ़ा रहे हैं आगा खान तक में बदतमीजी से पढ़ा रहे हैं, मुझे अंदाजा है। एंड 7 चैप्टर एप्टीट्यूड में बहुत कम, तो प्लीज रुका हूं मैं, कुछ कहना चाहो घबरा जाओ। दोनों मेथड सही है, मैं ये नहीं कहूंगा, बट लेफ्ट हैंड साइड पे जो मेथड दिया है वो कमजोर मेथड
एंड हमें फॉर्मूले आफ्टर ऑल बुक में दिए हैं, उनको अडॉप्ट करना चाहिए। जी बेटा बोलिए। आर की वैल्यू जो है 3 डिसाइड हो गई, तो एन की वैल्यू आ गई बेटा आपके पास। नहीं, वो तो आर की वैल्यू 1 डिसाइड होगी ना, फॉर्मूले में 2 थोड़ी होंगी। आर की वैल्यू तो 1 डिसाइड होगी ना, वो तो जो पोजीशन है उसका नाम है एन माइनस आर। चलिए, जैसे आपने एन की वैल्यू 1 डिसाइड की, फॉर्मूले में एक चीज एक होती है, तो ये थोड़ी होती है, वेरिएशन आ जाती है। ओके, हाँ बोलो। दिल को दोबारा रखो भाई। हाँ बोलो क्या हुआ, एलिब्रेट क्या करेंगे भाई? डेटा एक बनता है, डेटा एक बनता है, उसमें मुझे नहीं समझ में आ रहा, पूरा सवाल एलिब्रेट कर दूं? ये फॉर्मूला है ना, अभी मैंने इसको डेमो करके दिखाया, इसका डेरिवेशन नहीं है। अभी मैंने स्टार्ट ऑफ द क्वेश्चन से पहले फॉर्मूले पे किया था, मैं आपको अप्लाई करके दिखाया। एंड जब फॉर्मूले में कोई वैल्यू डिसाइड होती है कि एम 7 है, तो एवरीवेयर एम इज रिप्लेस बाय 7। आर डिसाइड हो गया कि आर की वैल्यू 3 है, एवरीवेयर आर इज रिप्लेस बाय 3। ओ सॉरी, आर 3 से रिप्लेस हो गया। हाँ बोलो। आइए, आज इसीलिए मैंने शॉकिंग क्लास रखी थी। एंड आज कोई भी होमवर्क नहीं है। आज ये है कि जो कुछ आप गुनाह करके आए उनको सही करें, चेक कराएं और चाहिए। जिनका पुराना पुराने काम है उन सबको हम डिटेल में टूट लेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो बड़े मजे से घर पे बैठे हुए थे और काम हम चेक कराने नहीं आ रहे थे। कभी नहीं आई ये एग्जाम्पल, कभी नहीं आई ये एग्जाम्पल कि तुम्हें फैक्टोरियल की एक अजीब सी सिंप्लीफिकेशन दिखाएगी। कभी नहीं, कभी मुस्तकबिल में कहीं ना कहीं जरूरत पड़ेगी। मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, यूनिवर्सिटी में जब इस तरह की सिंप्लीफिकेशन वो टीचर कर रहा होगा एंड तुम शौक सर ये क्या हो रहा है, तो एक छुट्टे यूनिवर्सिटी में जवाब आता है जो कॉमन आंसर है, जाके इंटर पढ़ लो। यूनिवर्सिटी का टीचर रिस्पॉन्सिबल नहीं है मेरी तरह एक एक चीज को एलिब्रेट करने का। अगर एक बच्चे का लेवल नहीं है, वो जवाब नहीं देता। और जितनी तुम अच्छी यूनिवर्सिटी के खौफ देख रहे हो, तुम्हें भी अच्छा होना पड़ेगा, पहले ये तैयार कर लो। ऐसी बदतमीजी से जवाब आता है, जब तुमने इंटर नहीं पढ़ा तो मैं क्या करूँ? मैं नहीं देता, मैं तो हर चीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक्सप्लेन करना मेरा काम है, एप्टीट्यूड वाले का नहीं है। एप्टीट्यूड चैप्टर 3 3 घंटे में खत्म कर देगा, वो बताएगा ये होता है चैप्टर 3 में, और हम शॉर्टकट स्टार्ट करते। एक्सप्लेन करना मेरा काम है, तो मैं अपनी कोताही क्यों करूं? मैं एक एक चीज पढ़ाऊंगा, मैंने एक एक चीज के पैसे दिए। क्या था, मिडिल टर्म चाहिए, और मिडिल टर्म 1 प्लस एक्स पे पावर 2 एन की एक ही होगी, क्योंकि इवन है। तो हम चलते हैं मिडिल टर्म निकालते हैं, देन मिडिल टर्म का जो कोफिशिएंट आएगा उसको उन्होंने कुछ खेल खेला है। वो क्या खेल खेला है, मुझे उम्मीद है तुम लोग मिडिल टर्म तक बहुत सारे पहुंच गए होंगे। उसके बाद वो खेल में उलझ गए होंगे। वो खेल एक छोटी सी ट्रिक है फैक्टोरियल की, जो उन्होंने यही खेली है और कहीं नहीं खेली। कोर्स तो बहुत तेजी से खत्म हो रहा है, आता कितना है? अब एक बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है। कोर्स खत्म करना कमाल नहीं है, आता कितना है, कितना ग्रिप है, ये मसाइल पैदा हो रहे हैं। एंड ये सारे मसाइल इसलिए पैदा हो रहे हैं कि बोर्ड ने कोई डेट अभी तक नहीं दी है, क्या है। बहरहाल कोशिश करेंगे आखिरी वक्त तक वहां साथ दें, लेकिन मुझे भी खुद नहीं मालूम कि कहाँ जाएगी चीज, कैसे जाएगी। तभी तो कुछ भी नहीं कर रहे सर। मुझे उम्मीद है मेजोरिटी नहीं यहाँ तक पहुंच गए होंगे, जनरल टर्म का फॉर्मूला लगा के सिंप्लीफाई कर रहे हैं। जब वो कोफिशिएंट आएगा बाइनोमियल, उसके साथ खेल खेलना है। 1 पे कुछ भी पावर लगाओ 1 ही हो जाएगा अगले स्टेप में। ये सर ने ओपन कर दिया, बाइनोमियल कोफिशिएंट को इतना तो तुम भी कर सकते थे। कोई अभी तक अनहोनी बात नहीं है, बहरहाल यहाँ तक तुम्हें कोई अनहोनी बात लग रही है, आगे कंटिन्यू करो। अच्छा, 2n-1 को n को तो सॉल्व कर लो ना। तो यहाँ तक मुझे उम्मीद है मेजोरिटी पहुंच गई होगी। अब हम कुछ चीज देखने जा रहे हैं, एन उसके साथ एक्स पे पावर एन तो हमारा आ गया है,
एन फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में 2 आ गए, एक चाहिए था, एक बाकी है। अब हम जो ऑब्जर्वेशन मैंने की कि 2n फैक्टोरियल गायब हो गया है, तो 2n फैक्टोरियल को ओपन करते हैं। जैसे 8 फैक्टोरियल को पिन कर रहे हो तो 8 के बाद कम हो जाएगा, बिल्कुल करते जाइए, डॉट डॉट लगा लो। और 4 मैं आखिर तक जा रहा हूँ, यानी ये 1 से लेके n तक, 2n तक हमने ओपन कर दिया। ठीक है, कहाँ पे आखिर में n कैसे आएगा बेटा? 8 फैक्टोरियल को पिन करते हैं, आखिर में 1 थोड़ी आता है, आखिर में तो 1 आता है। 8 इंटू 4 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल ओपन कर लो, 4 फैक्टोरियल, आखिर में क्या लिखोगे? 1 ही तक जाते हैं ना। 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, वो जो कुछ पहला नंबर होता है वो तो 4 पहले लिख दिया, 1 पहले लिख दिया। अच्छा, अब साइड में जगह नहीं है, हाँ है। अब एक चीज मैं नहीं सिखाने जा रहा फैक्टोरियल, एंड तुमने देखा कि हमारे पास जो फैक्टोरियल आया वो इवन आया। इवन कैसे मैंने पहचाना कि 2n, तो ये काम इवन के साथ होता है, ऑड के साथ नहीं होता। 8 फैक्टोरियल को मैंने ओपन कर दिया तुम्हारे सामने, 1 से लेके 8 तक बड़े प्यार से इसको ओपन कर दिया। कुछ ऑब्जर्वेशन लो, इस 8 फैक्टोरियल में क्या नजर आया तुम्हें? इसमें आधे नंबर ऑड है, आधे नंबर इवन, यानी 1 3 5 7 4 नंबर ऑड है, एंड इवन नंबर कितने हैं? अब देखो हम फैक्टोरियल में नई बात निकाल लें, लेकिन ये इवन में निकल रही है। इवन में आधे इवन होते हैं, आधे ऑड। एंड 2 को क्या लिख सकते हैं सर? ब्रेक करो। अब वो जो इवन है उनको क्या लिख सकते हैं सर? देखो, नहीं सुन लो, दूसरों को भी सुनने दो, गलत बोल लो। अब हमने फैक्टोरियल में एक सिंप्लीफिकेशन का नई चीज निकाल दी, जो वाहिद इस सवाल में तुम्हारी बुक में हुआ है। यानी वो जो इवन नंबर है वो तमाम 2 के मल्टीपल है, एंड दोबारा लिखना 8 फैक्टोरियल, 1 3 5 7। अब ये चीज समझोगे तो अगला स्टेप समझ में आएगा। हाँ, कितने 2 हैं? क्या करेंगे? कॉमन नहीं लेंगे, मल्टीप्लाई में कॉमन नहीं होता बेटा। अगर ऐड हो रहा होता, माइनस हो रहा होता तो हम तो 2 पे पावर चारों 2 को हमने एक जगह, चारों 2 को हमने एक जगह लिया, और क्या बचा उसके बाद? प्लीज अगर ये स्टेप नहीं समझ में आया तो आगे सवाल नहीं समझ में आएगा, क्योंकि आगे जाके तुम झटका खाओगे, इसी जगह पे खाओगे। यहाँ लिखो 10 फैक्टोरियल। अब मैं इसी चीज को डायरेक्ट लिखने जा रहा हूँ 10 फैक्टोरियल पे। 1 3 5 7 9, क्योंकि आधे 10 के आधे 5 मैंने और लिख दिए। अब मैं डायरेक्ट मोड में हूँ। हाँ, आगे बोलो। एक्सीलेंट, 2 पे पावर 5, देन क्या बचेगा? अब जो चीज मैंने समझाई उसको मैंने डायरेक्ट मोड में तुम्हें दिखाया। जब ये मैंने लेक्चर में भी ये साइड में सीधा किया है, जब तक आप ये चीज नहीं समझेंगे मेरा अगला स्टेप आपको, बेटा नाक बंद नहीं है आपकी, सबसे आखिर में जाओगे तुम 5 बजे के 6 बजे के बाद, नाक नहीं बंद है उसको पकड़ लो, यूं करके दबाओ मास्क को, कोई नहीं मरेगा। मैंने किसी को मास्क से नहीं मरते देखा अभी तक। तो तुमने देखा, अगर कोई यहाँ पे है वहां में कोई चीज तुम्हें क्लियरिटी नहीं है। अब देखो मैं तस्वीर में नहीं था, ये सब कुछ बार बार कह रहा हूँ, इवन के साथ होता है, 7 फैक्टोरियल के साथ नहीं होगा, 11 फैक्टोरियल के साथ नहीं होगा। अब यही काम जरा यहाँ करते हैं, पहले 1 2 3 में लिया था इसको, हमने उसी चीज को 2n माइनस 1 को तरतीब में लिख रहे हैं 1 2 3 की फॉर्म में। कोई मतलब नहीं है, 1 से 8, 1 से 1 एक ही चीज है, तो तुम्हें आसानी देने के लिए ऑर्डर बदला, एक एक स्टेप क्रिस्टल क्लियर कर रहा हूं मैं यूं करके। These are sort of simplification, शायद फर्स्ट ईयर में जरूरत न पड़े, शायद इसकी सेकेंड ईयर में जरूरत नहीं पड़े, यूनिवर्सिटी में प्रैक्टिकल रहा होगा। एंड जिन बच्चों ने एग्जाम्पल छोड़ी उनकी ऐसी कम तैसी हो रही होगी वहां, वो हवा में उड़ रहा होता टीचर, जो उसका एक कोर्स है उसको एक सेमेस्टर में 4 महीने में मुकम्मल करना है। क्या लिखेंगे इसको?
ऑड को अलग कर लो, इसीलिए हमने सेकंड लास्ट टर्म 2n-1 लिखी है, 2n-1 इसीलिए लिखी है, एंड देन इवन टर्म अलग कर लेंगे। बड़ी आसानी समझ में आ रहा है, अगर घर पे जाके इसकी बताते लिख लो, ये लिख लो, बहुत देर तक क्लियर रहेगा। नहीं लिखोगे, जितना कहते हैं ना वो चीनी डालोगे इतनी मीठी होगी, तो एहतियात करो डायबिटिक की, तो करते रहो, कोई सवाल नहीं आता। अब तो मैं अभी तक समझाया कि जनाब 8 फैक्टोरियल था, तो क्या कॉमन आया? तो कॉमन नहीं आया, मल्टीपल क्या आया? 2 पे पावर 4, जिसका आधा 2n का आधा। चलो, अब सब चीजें वही थी, वो 8 फैक्टोरियल ने सारा बेस रूट मेरा बनाया, एंड मैं उसके ऊपर आगे चल दिया। ये आखिरी वाली कितनी टर्म होंगी? आधी। आधी का मतलब अगर 2n हमारी थी तो 2n का आधा n होगा, तो 2 पे पावर n। अभी बताया 8 का आधा होंगे इवन, 8 के आधे होंगे ऑड, तो 2 पे अंदर वो 1 2 3 वही क्या चला रहा है, एंड बार बार वो 8 वाली मिसाल ऊपर रखी थी। तुम जहां पजल हो रहा हो देखो, कितनी छोटे स्केल पे पहले समझाया, उसी को बेस बना के आगे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एंड ये ब्रैकेट में आखिरी ब्रैकेट किसके बराबर है? ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, मिला आ गया हैंड क्यूब। इस बहाने मेरे हिसाब से तो आपने वहां तक पहुंचे होंगे जो टीएन हमारा यहाँ पे हर कोई पहुंच जाना चाहिए था, यहाँ तक कोई नहीं था। ये मुझे एक्सप्लेन करना था, एंड मुझे इसकी परवाह ही नहीं है कि एग्जाम में आता है या नहीं आता, मुझे इसकी परवाह बुक में है, तो मुझे एक्सप्लेन करना है, एंड मैं बुक का कमिटेड हूँ। कोई सवाल? डेफिनेटली इज अ शॉकिंग न्यूज, एंड तुम समझ लो तुम्हें आ गया, नहीं आया जब तक तुम इसको और एक दो दफा नहीं करोगे। एंड मैं टेस्टों में हर चीज देता हूँ, मैंने पढ़ाई है, मैं रुकता थोड़ी हूँ। इसीलिए आज मैं वाइंड अप कर रहा हूँ, कल 7 चैप्टर शुरू करूंगा, ताकि परसों टेस्ट में देयर विल बी नो एक्सक्यूज कि सर ये तो एक्सप्लेन ही नहीं किया था। हाँ, शॉक्ट होगा बिल्कुल जाए, एंड अगला सवाल भी थोड़ा सा शॉक करेगा, लेकिन अगले सवाल से पहले हमें यस पैस्कल रूल को एक दफा मुझे फिर एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्योंकि अगले सवाल के लिए पैस्कल रूल की जरूरत है मुझे अगली एग्जाम्पल के लिए। तो पैस्कल रूल कुछ लोग भूल गए हैं, तो उनको दोबारा, क्योंकि पैस्कल रूल का कोई इत्तेफाक से हमारे कोर्स में एप्लीकेशन नहीं आया। अब ले दे के ये एग्जाम्पल 8 जो मैं करने जा रहा हूँ उसके बाद, उसके अंदर पैस्कल रूल का एप्लीकेशन है। बिफोर डूइंग क्वेश्चन वो एग्जाम्पल 8, हम पैस्कल रूल को रिकॉल करें। पैस्कल, हाँ ठीक है, वेरी गुड। हमने पैस्कल रूल प्रूव कर दिया मेजॉरिटी ने, बट क्योंकि एप्लीकेशन नहीं, पैस्कल कहता है कि अगर किसी बाइनोमियल की दो एडजेसेंट टर्म को ऐड किया जाए, एक बाइनोमियल है, n पावर है दोनों, और एडजेसेंट का मतलब एक पांचवी टर्म, तो पांचवी टर्म के बराबर या तो छठी लो या पांचवी टर्म के बराबर चौथी लो, एडजेसेंट एक दूसरे के बराबर वाली टर्म। जब उनको हम ऐड करते हैं तो हमें अगली बाइनोमियल देखना, पावर n+1 हो गई, यानी अगर बाइनोमियल की पावर तुम्हारी 5 थी तो अगली बाइनोमियल की पावर 6। अब अगली बाइनोमियल की कौन सी टर्म मिलती है, ये गौर करो, Rn टर्म, ये अगली बाइनोमियल, यानी कि अगर नीचे पीछे पलट के देखो लेफ्ट हैंड साइड, तो जो अगली टर्म होती है, तो अगले बाइनोमियल में उसकी अगली टर्म मिलती है। यानी मैं यूं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, अगर ये छठी टर्म है और ये पांचवी टर्म है, तो अगली बाइनोमियल की कौन सी टर्म मिलेगी हमें? छठी टर्म। पैस्कल पहले ही एक्सप्लेन करता है, एक छोटे से हम जगह पे दिखा देते हैं पैस्कल अप्लाई होते हुए। एक्चुअली हमने पैस्कल कर तो लिया, रूल रट लिया, या पैस्कल को अप्लाई करना नहीं चाहते। ये सारी बातें तो कराची में कोई करेगा ही नहीं। उन्होंने 7 चैप्टर नहीं पढ़ा ना, 7 चैप्टर में पैस्कल लगेगा। 7 चैप्टर किस बदतमीजी से पढ़ाया जाता है, तो पढ़ाते ही नहीं पहले तो, बच्चों को फाइल कर देते हैं, ये छोड़ दो ये छोड़ दो। हाँ, अब देखो हम क्या करने जा रहे हैं, ये पावर 2 वाली के दो कोफिशिएंट ऐड करने जा रहे हैं। इसमें गौर करना कि अगर लास्ट टर्म थर्ड है
तो आर की वैल्यू क्या होगी? आर की वैल्यू क्या होगी? 2 होगी। आर हमेशा एक पीछे चलता, तुम लोग आर पे एकदम ठप्पा बैठ गए तो इतने दिन हो गए आर की बात। एंड तो यहाँ पे अप्लाई करते हैं। हाँ हाँ, पैस्कल को ट्रायंगल लॉ भी कहते हैं। तो अगली बाइनोमियल देखो, पावर 2 से पावर 3 हो गई। एंड अगली बाइनोमियल देखो, आखिरी टर्म हमारी थी पहले में थर्ड, बी स्क्वायर। ये कौन सी टर्म है दूसरी बाइनोमियल में? ये भी थर्ड है। पैस्कल यही समझा रहा आपको कि टर्म नंबर बड़ी वाली रहती है, टर्म नंबर बड़ी वाली रहती है। पैस्कल प्रूव कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन उसको डीपली समझा नहीं। पैस्कल ये समझा रहा है एंड इधर अप्लाई करके दिखा, तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके, ये हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, पावर एन की वैल्यू 2 है। एंड देन क्या होगा? आर नहीं, R2 - 1 क्यों होगा? आर तो 3 होता है ना, फॉर्मूले में आर एक ही होता है। R3 - 1 लिखेंगे ना बेटा, वही अभी वाली बात बच्चा कोई पूछा। हाँ, 2/3, आर तो वही होता है फॉर्मूले में जो डिफाइन हो गया। हाँ, अब यहाँ देखो 2 + 1 और आर वही होगा 3। हाँ, देखो इसको सिंप्लीफाई करो ना। ठीक है, वेरी गुड। देयर इज सम प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि आर बड़ा कैसे हो गया? अच्छा, आर कैसे बड़ा हो गया? हाँ, हमारे पास क्या था? आर जो है वो 2 था एक्चुअली, हमने लेफ्ट हैंड साइड पे गलत लेके चल रहे हैं। सॉरी, काट दो, पूरा पूरा काट दो, क्योंकि a + b होल स्क्वायर की तीसरी टर्म हम बात कर रहे हैं। तो तीसरी टर्म में आर क्या होता है? 2 होता है। वहां से हमने गलती कर दी, मैंने ही की है। हाँ, 2/2 जस्ट इसमें वैल्यू रख के न्यूमेरिकली दिखा रहा हूँ मैं कि बोथ आर इक्वल आ रहे, कोई वैल्यू पुट करते हो। नहीं नहीं, आर की वैल्यू एक ही होगी, आर की वैल्यू चेंज नहीं होगी। आर की वैल्यू नेवर चेंज, फॉर्मूले में एक ही होती है। एंड ये क्या निकल के आएगा? 2/1। इसकी वैल्यू निकालो, सिंप्लीफाई कर दो। मैं दिखाना चाह रहा हूँ दोनों सेम आएंगे। आप बिल्कुल ओपन करो जैसे ओपन करते हैं, जैसे एक डेमो कर रहे हैं कि दोनों सेम आ रहे हैं, इक्वल एंड आ रहे हैं विद न्यूमेरिकल वैल्यू के ऊपर। तो अगर ये चीज समझ में आएगी, अगली एग्जांपल समझ में आएगी। सारा प्रॉब्लम में हम बेसलेस जा रहे हैं, हम भूल गए पैस्कल के और धड़ाधड़ आगे भागे जा रहे हैं। हम जस्ट इक्विवेलेंट प्रूव कर रहे हैं, पैस्कल दोनों में इक्विवेलेंट आ जाएगा। 2 इज इक्वल टू, जस्ट इक्विवेलेंट प्रूव कर रहे हैं, कोई कोफिशिएंट नहीं निकाल रहे, जस्ट पैस्कल रूल लग रहा है। तो आर और जो है एन एक ही होता है, फॉर्मूले में बार बार तब्दील थोड़ी होता है। जैसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, ए डिसाइड हो गया तो वही पूरे फॉर्मूले में लगेगा। तो पहला पैस्कल रूल ये कहता है कि आप किसी भी बाइनोमियल की दो एडजेसेंट कोएफिशिएंट को ऐड करें तो वो अगली बाइनोमियल की कौन सा कोएफिशिएंट देगा? अगली टर्म का। जैसे पिछली का पांचवी टर्म थी, तो अगली का जो है पांचवी टर्म पे ही कोएफिशिएंट प्रोड्यूस होगा। दिस इज सिंपल फॉर्म ऑफ पैस्कल। ओके, अब आ जाते हैं एग्जांपल पे। इसीलिए मैं पुरसुकून हुआ हूँ आज। मैं पहले मूड हुआ कि 7 चैप्टर, मैंने कहा यार इतना टाइम है, वी आर टू फॉर, हम बहुत आराम से चल रहे हैं, बच्चे के साथ क्यों जुल्म करें। एंड इसका तरीका होता है यही, कंटिन्यूस चलना है, स्लो स्लो कदम उठाना है पूरे साल। आप कभी कोर्स आपके ऊपर ओवरलोड नहीं होगा, ना टीचर पे होगा ना बच्चे पे। हाँ, बच्चा अगर रिविजन नहीं कर रहा तो बहुत बड़ी बात। एंड जाहिर बात है, आप प्रोफेशनल स्टूडेंट हैं, आप इस वक्त कोई काम नहीं कर रहे हैं। एंड आप जब प्रोफेशनल स्टूडेंट हैं और आप पढ़ नहीं रहे, तो आप अपने आप को मार रहे हैं, किसी और को नहीं मार रहे। एंड सबसे ज्यादा दुख अपने वालिदैन बहुत दे रहे हैं, किसी को नहीं दे रहे। एक चीज आपके समझ में नहीं आ रही, हाउ फार तुम गए, कितनी दफा तुमने स्ट्रगल किया, कितनी दफा टीचर से पूछा। आज सुबह उठा, कोई व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं था, बच्चा इंटरेस्टेड नहीं, मैं क्या करूँ।
इसमें दो मिडिल टर्म निकालनी है, सॉरी एक की जो है इवन पावर, एक मिडिल टर्म और दूसरी की दो मिडिल टर्म। अभी कोई वर्किंग नहीं हो रही, अभी सिंपली हम जा रहे हैं मिडिल टर्म के कोफिशिएंट आइडेंटिफाई करने। आखिर में सवाल आएगा, मुझे उम्मीद है इतना सवाल तो आपसे हो जाना चाहिए। 2n इवन पावर है, इवन पावर में एक मिडिल टर्म होती है, ऑड में दो मिडिल टर्म होती है। तो पहले की एक मिडिल टर्म और उसका कोफिशिएंट आइडेंटिफाई करेंगे, दूसरी बाइनोमियल की दो मिडिल टर्म आएंगी, उनका कोफिशिएंट आइडेंटिफाई करेंगे। तो यहाँ अगर कोई पजल हो रहा है तो प्लीज मुझे बताते जाना, मैं बता दूंगा। यहाँ तक तो मुझे उम्मीद थी। तो बात यह है, कोई टीचर घोल के नहीं पिलाएगा, एंड यू आर एक्सपेक्टिंग कि जनाब के टीचर सारे सवाल कर देगा, वेरी सॉरी, तो टीचर नहीं है, बड़ा जालिम है। उस वक्त तो क्लास में निकल जाओगे, एग्जाम में सबसे ज्यादा मैथमेटिक्स का पेपर कैंसिल होता है, क्योंकि अब वो एग्जामिनेशन हॉल में जाके रियलाइज करता है मुझे तो कुछ भी नहीं आ रहा। सबसे ज्यादा मेरे सब्जेक्ट के पेपर कैंसिल होते हैं, क्योंकि उस वक्त वो बच्चा छाप रहा होता है एंड वो समझ रहा था मुझे समझ में आ गया। नहीं बेटा, जब आपको स्ट्रगल सिखाना है, ये स्ट्रगल एग्जाम में पे बैक करती है। बड़ा जालिम आदमी है, स्ट्रगल सिखा रहा है, ठीक है, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा, नहीं समझो, तो स्ट्रगल तो आपने करनी है। एंड उस स्ट्रगल में कोई प्रॉब्लम है, लाइए मेरे पास, मैं बैठा होता हूँ, आधे घंटे में मेरे ख्याल से एक दो बच्चे आते हैं, आपकी नहीं। एंड ये सारी चीजें आप कर चुके हो। इस तरह के सवाल क्वेश्चन 5 और 6 में भी थे, मुझे याद आ रहा, तकरीबन वही सवाल है, एंड फर्स्ट टर्म 1 है। अब अगर ये सवाल आपसे नहीं हो रहा घर पे, यहाँ कोफिशिएंट टर्म, तो इसका मतलब है आप कोई टेस्ट की प्रैक्टिस नहीं कर रहे, एंड टेस्टों में नंबर ना आना आगे फाइनल पेपर के लिए बहुत खतरनाक है। आप टेस्टों में पूरे नंबर लाएं तो बहुत बच्चों के और माँ बाप के कि सर वो 4 दिन का मैथमेटिक्स का गैप था, बच्चा कुछ पढ़ ही नहीं रहा था, ही नहीं पढ़ रहा था, उसको हर चीज आ रही थी। तो एग्जाम के गैप तो आराम करने के लिए होते हैं, समरी पढ़ने के लिए होते हैं, काम करने के लिए थोड़ी होते, काम करने के लिए देने बेटा। अब जैसे आपके 36 में से 35 नंबर आ रहे हैं, सेटिस्फैक्ट्री, एंड 36 में 5 नंबर आ रहे हैं, मीन्स आप एग्जाम में बहुत अपने आप को चैलेंज कर रहे हो, एक दिन में वो होगी नहीं। एंड मेन हमारे साथ बच्चों को इश्यू क्या है, बच्चों को इश्यू ये है कि वो एग्जाम से 1 या 2 दिन पहले रिवीजन शुरू करते हैं। हालांकि मैंने 15 दिन पहले दिया है, कोई प्लानिंग होती है। अगर मुझे मेरा टीचर बता दे तो मैं पहले दिन जाके घर पे प्लान करूंगा, टॉपिक कितने हैं, क्वेश्चन कितने हैं, कितने दिन लगेंगे, एंड एक हफ्ते का पहला प्लान बनाऊंगा। एक हफ्ते में मुझे रेडी करना है, एंड एक हफ्ते बाद मैं डायग्नोज करूंगा वेयर इज द प्रॉब्लम, कौन सा टॉपिक मेरा कमजोर है। एंड एक हफ्ते बाद मुझे डायग्नोस्टिक ये मिला, मुझे डायग्नोस्टिक ये मिला, मैं बोल नहीं रहा हूँ, आप कंटिन्यू रहे, मैं आखिर में एक्सप्लेन कर दूंगा, यहाँ तक तो कोई मसला ही नहीं है। एक हफ्ते बाद मैंने डायग्नोज किया, एवरीथिंग ओके, तो मैं रोजाना 6 सवाल करूंगा, एग्जाम में 5 करने, 6 सवाल रिवीजन, इससे मेरी प्रैक्टिस मिलेगी, कैसे स्पीक। अल्लाह ताला ने हर एक को दिया हुआ है, लेकिन हम अपने आप से सिंसियर होंगे तो होगा। एंड माशाल्लाह से आप नन्हे नहीं है, अगर आप नन्हे कहते हैं तो वेरी सॉरी। तुम्हारी एज में मैं 5 ट्यूशन पढ़ा रहा था फर्स्ट ईयर में, एंड तुम्हें अंदाजा नहीं है 5 ट्यूशन किसे कहते हैं, 5 अलग अलग जगह। तो सोचो तुम 5-8 घंटे लगाओ और देन इंटरव्यू बढ़ रहा था, तुम बड़ी अय्याशी से जी लो माशाल्लाह से, हमारे माँ बाप ने जितनी अय्याशी दी है, एंड कंप्लेन ज्यादा कर तो ना शुक्र। मैं मुझे तो कोई शर्म नहीं है, मैंने इंटर में इतना पढ़ाया है, पढ़ा भी है, अब भी माशाल्लाह से ऐसे बच्चे हैं, यहाँ नहीं है तो कहीं है, तो मेहनत कर रहे हैं, बहुत बुरी तरह कर रहे हैं, एंड वो शाइनिंग करते हुए निकल जाते हैं। आपने अपने माँ बाप से हर चीज की फरमाइश करी, खुद ना करने की कसम खाई थी। हर एक नुक्स निकालने वाला सबसे बड़ा उसके अंदर नुक्स होता है। तो राइट, मैं एक दफा क्वेश्चन थोड़ा सा नीचे कर लीजिए। हमने अभी तक कुछ भी नहीं किया है, पहली बाइनोमियल पावर 2n थी,
तो वहां एक मिडिल टर्म निकली और उसका कोफिशिएंट लेफ्ट हैंड साइड पे सर ने निकाल दिया। दूसरी बाइनोमियल में ऑड पावर थी, ऑड पावर में दो मिडिल टर्म निकली, उनके कोफिशिएंट। अब जो सवाल है इन कोफिशिएंट से वाबस्ता है, यहाँ तक का कोई आपसे सवाल है तो प्लीज पूछिए। व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि बच्चा यहाँ तक पहुंच गया। अब बच्चा यहाँ तक नहीं पहुंचा तो मतलब वो करना ही नहीं चाह रहा, वो अब जिंदगी के साथ तफरी कर रहा है। मतलब हमारा बच्चा ये समझता है कि वर्ड प्रॉब्लम या कोई क्वेश्चन आया बाद में पूरा समझूंगा पूरा कर दूंगा। नहीं, मैंने हमेशा तक पकड़ा सीढ़ी पे एकदम पूरे नहीं चढ़ते, एक एक स्टेप लेते हो। चाहे वो 5 मंजिल जाना है, चाहे तुम्हें 50 मंजिल जाना है। सोचो कि पहले दिन उसमें हमें 50 मंजिल पर नहीं पहुंचोगे, तो स्टेप तो लो जो तुम्हें समझ में आ गए। स्टेप ये समझ में आ गए, हाँ भाई ये करना है। अब क्या है, वो कह रहा है ये दो मिडिल टर्म के कोफिशिएंट जो है उनको सम करेंगे तो वो इस बाइनोमियल के बराबर होंगे। लिखिए अब सवाल, तुम चाहो सवाल सामने रखो, सवाल को पढ़ सकते हो तुम। Show that the coefficient of the sum of this middle term is equals to sum of this. जब मिडिल टर्म के कोफिशिएंट आएंगे जब भी तो मैं सवाल शुरू करूंगा, अभी तुम्हें मिडिल टर्म के कोफिशिएंट ही जमा करने में लगा हुआ था। एंड जो बच्चा स्ट्रगल करके आया है, इसको यहाँ तक पहुंच के आया, उसको सवाल समझने में बड़ी आसानी होगी, क्योंकि मेजर स्टेप वो निकाल गया है। अब वो टू द पॉइंट है। अब वो देखो 2n-1 एक बाइनोमियल है और उसकी एडजेसेंट टर्म है, आर नहीं लिखा हुआ, n-1 n से एडजेसेंट पैस्कल लॉ होता है। पैस्कल लॉ लिख दो दोबारा। अब इसका दो तरीके हैं, एक तो हम मैनुअली ओपन करते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड और इक्वल लिया है, जरा दकियान उसी तरीका है। तुम अवॉइड कर रहे हो किसको, पैस्कल रूल को। हम पैस्कल रूल को यूज करते हुए करेंगे। सारी बात है, एक शॉर्टर तरीका बेनिफिशियल होता है। आप पैस्कल रूल लगा देते हैं इसके ऊपर, इन दो कोफिशिएंट को ऐड करते हैं जो राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड को मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। पैस्कल क्या कहता है, 2n-1 में एक पावर ऐड हो जाती है। देखो राइट हैंड साइड पे देखो n+1 हो जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगले बाइनोमियल की पावर ऐड हो जाती है, डिवाइडेड बाय कौन सा आता है, जो बड़ा वाला है, जो बड़ी वाली है। आप बड़ा वाला बताओ कौन सा है, कि n है कि n-1 है। इतना सा पैस्कल रूल है, लेकिन रेफरेंस है ना ये, सिंप्लीफाई कर लो राइट हैंड साइड को तो इक्वल आ जाएंगे हैं। मतलब अगर तुमने इसको ओपन करके किया ज्यादा मजेदार नहीं काम कर रहे, तुम एक चीज से रिलेक्टेड हो, भाग रहे हो। भागने वाले अच्छे नहीं होते, सीखने वाले अच्छे होते। एंड आज जो कुछ हम कर रहे हैं रियली दे आर टफ। कोई नहीं करवा रहा इसको कराची में, कोई नहीं करवा रहा। जो कोर्स कटा है उसको भी काट के करवा रहे हैं। कोई सवाल, अब देखो इसके बैकग्राउंड में गया, पहले पैस्कल को सीधा खड़ा किया, तुमने क्या समझा, एंड देन पुट। अब ये बैकग्राउंड वगैरह सब नहीं लिखोगे, सवाल 2 हफ्ते बाद आके खड़ा होगा, सर ये क्या हुआ। एंड इतनी डिटेल एक्सप्लेनेशन उस वक्त नहीं हो सकती। क्लास के अंदर बड़ी डिटेल एक्सप्लेनेशन होती है। तुम उम्मीद करोगे 6 हफ्ते बाद आके तुम मुझसे इतनी डिटेल मांगो, सर नहीं सर, कोई भी टीचर नहीं कर पाएगा। मैं क्या हूँ, मैं तो बहुत छोटा सा टीचर, कोई नहीं कर पाएगा। अच्छा, तो यहाँ पे हम एक आखिरी रह गई ये चीज, उसके साथ 8.3 कंप्लीट कर देंगे। मेरी इंतहाई कोशिश है मैं सेकेंड ईयर को मद्देनजर रख के पढ़ाता रहूं, ताकि सेकेंड ईयर में बच्चा कहीं पे भी जाए कम अज कम ये ना कहे कि ये चीजें हमें नहीं समझाई गई थी। अगर वो कोर्स में नहीं है या काट दी गई है तो उनको भी पढ़ा दो। मुझे नहीं मालूम है अल्लाह क्या करवाता है। देखो कुछ ऑब्जर्वेशन पकड़ो। देखो लोगों ने चलो इसको भी लिख दो। अच्छा ठीक है, ऑब्जर्वेशन हम पकड़ते हैं। ये पहले में बाइनोमियल के कितने कोफिशिएंट है, a+b के होल स्क्वायर में कितनी टर्म है, 3। इनके कोफिशिएंट कितने हैं, 3 है बेटा, 2 कैसे होंगे। ए स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, ए बी का कोफिशिएंट 2 है और लास्ट टर्म बी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। टोटल कितने हो गए ये, तो सम ऑफ कोफिशिएंट की बातें कर रहा हूँ। देखो ये सब तुम्हारी बुक में लिखा है,
एंड हमारे सामने बच्चा कभी बुक नहीं पढ़ता एंड कहता है एमसीक्यूज में पूरे नंबर नहीं आए। मेरे पास ऐसे बच्चे गुजरे हैं, आप थोड़ा सा पढ़ाते हैं वो एडवांस पूछने आ जाते हैं, सही है क्या लिखा है, मैंने क्या पढ़ाऊंगा। हमारे ये बच्चे जो सामने बैठा है ये तो वो काम कर रहा है जिसको हम जूते मारते हैं, वो काम कर देता है एंड कहता है एमसीक्यूज में नंबर लाने आपको थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। आप ये समझेंगे जाके एक किताब खरीद लेंगे उसमें 1400 एमसीक्यूज हैं और आप नहीं, वेरी सॉरी, कुछ नहीं आएगा। एमसीक्यू सीखना है, थ्योरी थ्योरी थ्योरी। वो थ्योरी जो बुक में लिखी है आपके लिए लिखी, मेरे लिए नहीं लिखी है। अब तुमने देखा दूसरी बाइनोमियल में हमने जब 4 टर्म के कोफिशिएंट ऐड किए तो वो क्या आया, 8। जरा सर ने a प्लस बी पे पावर 6 भी लिखी है, उसके कोफिशिएंट भी ऐड करते हैं, नीचे करो, साइड में क्यों जाओगे इतनी कंजूसी में। देखना कैसी ऑब्जर्वेशन लोगों ने पकड़ी इसके मुताबिक, तो तुमने गौर भी नहीं की कभी। ऐड करो, कोफिशिएंट को ऐड करके देख लेना, 64 है। तुमने इनमें 4 8 64 में कोई रूल पकड़ा? देखो सीक्वेंस सीरीज पढ़े हुए। हाँ, 4 को क्या लिखा तुमने, शाबाश, 2 का स्क्वायर। 8 को क्या लिखा, वेरी गुड। 64 का क्या लिखा, कुछ रूल और दिखा तुम्हें? ये लिखने के बाद तुम्हें कुछ रूल दिखा? ये जो पावर है ये बाइनोमियल की पावर से मैच कर रही है। देखो कमबख्त लोगों 300 साल पहले ये देखते थे और इस बच्चे के पास वक्त नहीं है। ये उन कमबख्तों ने देखा 250-300 साल पहले। एंड तुम्हें 2 पे पावर का कुछ फॉर्मूला याद आया, कब इस्तेमाल होता है? पढ़ के आए हो मैट्रिक वगैरह में? एक सेट देखो, ये कुछ याद नहीं है, क्या कमाल के बच्चे हैं। हाँ इसको चलो जनरल फॉर्म। अब अगर a प्लस बी पे पावर n है तो क्या होगा, सम ऑफ कोफिशिएंट का फॉर्मूला क्या होगा? पहले इसको जनरल फॉर्म कर दो, फिर मैं वो मैट्रिक याद दिलाऊं। कुछ बच्चों को याद नहीं है। दिस इज एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड का मतलब क्या है, जो हमने पढ़ा आपको आता है, आप भूल गए हैं तो हमारी गेट आउट फ्रॉम आवर यूनिवर्सिटी, इट डजंट नीड यू। अच्छी यूनिवर्सिटी के लिए बहुत अच्छा होना पड़ता है, तुम क्या समझ रहे हो? एंड अच्छी यूनिवर्सिटी में जाके मैंने देखा है 30 से 40% बच्चे 1 से 2 सेमेस्टर में किक आउट हो जाते हैं। आपको बहुत तेज चलना है, यहाँ तो 100 शब्द है और 6 सब्जेक्ट होते हैं और 600 शब्द है। अच्छी यूनिवर्सिटी कहती है 24 घंटे में 28 घंटे पढ़ना है। हाँ बेटा, अच्छी यूनिवर्सिटी ये नहीं कहती जो तुम्हारे ये यशी इंटर में लगा रखी है। आप देख लो अच्छी यूनिवर्सिटी के, अब्बा के पैसे जाया करना, चले आओ 1.5 से 2 सेमेस्टर में किक आउट। वो पहले सेमेस्टर में सप्ली आ गई, वार्निंग, दूसरे में नो वार्निंग, खुदा पे एंड नो रिफंड। अच्छी यूनिवर्सिटी का मतलब क्या समझ रहे हो? तुम भी तो अच्छे हो। जैसे 3rd क्लास मेरे पास परफॉर्मेंस हो रही है, ना कोई थ्योरी पढ़ रहा है, ना कोई मुझसे थ्योरी पूछने आ रहा है, मैं आधा आधा घंटा बैठा हूँ। तो ये हमने जनरल फॉर्मूला बना दिया, बाइनोमियल के तमाम कोफिशिएंट का सम अगर बाइनोमियल की पावर n है तो वो ये आती है। मैं ज़रा याद दिलाऊं, ये फॉर्मूला हमने इससे पहले मैट्रिक में भी कहीं पढ़ा था, यानी एक को अभी तक याद नहीं आया तुम, एक को भी याद नहीं आया। क्या एप्टीट्यूड है, क्या 3rd क्लास एप्टीट्यूड है। ये क्या होता है, जोर से बोलो, शाबाश, 1 2 को याद आए। पावर सेट कैसे लिखते बेटा? हाँ लिख, पावर सेट लिखो पहले तो, पहले तो मेंबर लिखेंगे। हाँ पहले नल सेट। बेटा कोई नई चीज नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं तो हैरत से देख रहा हूँ कि किन लोगों को मैं पढ़ा रहा हूँ, क्या लेवल है उनका। मतलब इंसाइड दुख के साथ। कितने आए मेंबर्स? इसका फॉर्मूला क्या था, कोई ऊपर लिखा हुआ है,
यानी ऊपर जो कुछ हमने लिखा उसका बहुत गहरा ताल्लुक पावर सेट से, एंड ये फॉर्मूला हम चैप्टर 7 में यूज करेंगे। देखो बाइनोमियल कहाँ मिल रही है, बाइनोमियल कहाँ मुलाकात कर रही है। अब ये जो मैंने टॉपिक अभी पढ़ाया तुम्हारी बुक में दिया है, इत्तेफाक से चैप्टर 8 में दिया है, बट इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मैंने कोशिश करके इसको भी एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि जब मैं चैप्टर 7 में यूज करूंगा, चैप्टर 7 तो दबंग है, फिर मजा आएगा, तो हमने ये सब एक्सप्लेन किया। राइट, मैं चाह रहा हूँ आज थोड़ा सा हम चैप्टर 7 का इंट्रोडक्शन देख के पीछे हटिए। आज चैप्टर 7 का करवाएंगे कुछ नहीं, कोई होमवर्क नहीं देंगे, तो कल की क्लास स्टार्ट में थोड़ी सी इजी लगी। चैप्टर 7 में 3 टॉपिक है, परम्यूटेशन 7.1 7.2 परम्यूटेशन के ऊपर है, कॉम्बिनेशन 7.3 है, एंड प्रोबेबिलिटी 7.4 एंड 7.5। तो 7 चैप्टर के अंदर 3 टॉपिक हैं। हमारे कोर्स में उन्होंने प्रोबेबिलिटी गाइड कर दी हमारे कोर्स में, लेकिन मैं प्रोबेबिलिटी पढ़ाऊंगा क्योंकि उसके बगैर आप करेंगे। इस 7 चैप्टर को और करके लिखो, और करके नीचे लिखो, इसको कहते हैं काउंटिंग प्रॉब्लम, गिनने वाला प्रॉब्लम। इसमें हम गिनती करते रहेंगे, ये कितने तरीके हो, ये कितने तरीके, एंड उस गिनती में हमें बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन लगेंगी। बहुत सारी बुकों में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं होता, काउंटिंग प्रॉब्लम, काउंट करना है इसके अंदर। एंड इसका बेसिक आइडिया सेट से जनरेट होता है, बेसिक आइडिया सेट से जनरेट होता है, लेकिन सेट का छोटा सा इनिशियल काम है, उसके बाद हमारी ये सारी चीजें वर्ड प्रॉब्लम में चेंज हो जाती हैं। जो मैथमेटिक्स है बेसिकली वर्ड प्रॉब्लम, एंड 7 चैप्टर में 90 क्या 95% वर्ड प्रॉब्लम। हाँ, पहले सेट के अंदर कितने मेंबर्स हैं, 3 मेंबर है। तो मेंबर की तादाद कितनी है, 3 है। उसको कैसे लिखते हैं, तो ओ ए का मतलब मेंबर्स ऑफ द सेट है। वी आर नॉट इंटरेस्टेड कितने कौन मेंबर है, इसकी तादाद कितनी है, 3 है। तो जब तादाद, हमें तादाद ही बतानी हो, तो ज्यादातर हम सेट में नहीं है। इसी तरह ओबी क्या होगा, कैम्ब्रिज सिस्टम में ओ नहीं लिखते, एन ही लिखते हैं। अगर कोई कैम्ब्रिज से आया है तो वही चीजें हम कैम्ब्रिज वाली लिख रहे हैं, लेकिन अपने उसके अंदर लिखी जा रही है। ओके, देन उसके बाद क्या चलेंगे, ए टू बी, प्रोडक्ट ऑफ द सेट। दो सेट्स को मल्टीप्लाई करना आपको मैट्रिक में आता है, अब वही हम आपके साथ परफॉर्म करें। मेंबर्स ऑफ द सेट ए पहले आएंगे, मेंबर्स ऑफ द सेट बी बाद में आएंगे। यानी कि 1 के साथ 4, 1 के साथ 5, 1 के साथ 6, एंड ये जो मेंबर लिखे जाते हैं छोटे ब्रैकेट में, पेरेंथेसिस के अंदर लिखे जाते हैं। मतलब ये बेसिक आइडिया है, कल भी हम रिपीट कर देंगे, बट इस बेसिक आइडिया पे वर्ड प्रॉब्लम खड़ी हो जाएंगी। कितने मेंबर्स आए टोटल, ये एक मेंबर है, 1,4 दो नहीं है, गिनना कितने हैं, 9। अब इसका हमारे पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला है। अगर हमें मेंबर नहीं लिखना है और मेंबर गिनना है, तो मेंबर्स ऑफ ए टू बी, मेंबर्स ऑफ ए टू बी, मेंबर्स ऑफ सेट ए इनटू मेंबर्स ऑफ सेट बी। तो ये फॉर्मूले की तरफ मैं तुम्हें लाना चाह रहा था। हाँ करें, देखो वही 9 मेंबर्स है। तो जब हम काउंट कर रहे हैं तो वी आर डजंट इंटरेस्टेड कि वो मेंबर कौन है, हमें तो काउंटिंग प्रॉब्लम में चाहिए, तो उसको कहते हैं प्रोडक्ट प्रिंसिपल। तो याद रखना, प्रोडक्ट प्रिंसिपल बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा चैप्टर 7 में। उसका बेसिक आइडिया यहाँ है, हमेशा जब हम प्रोडक्ट करने जाते हैं एटलीस्ट कम से कम 2 सेट होंगे, एंड उनके मेंबर्स मालूम होंगे, तादाद मालूम होंगी, मेंबर भले कुछ भी है, एक में 7 है, एक में 2 है, 7 टू द 14 मेंबर्स आएंगे ए टू बी में। तो ये प्रोडक्ट प्रिंसिपल को थोड़ा हाईलाइट कर दो, तो ये फॉर्मूला हमें काफी इस्तेमाल करना पड़ेगा, स्पेशली परम्यूटेशन के अंदर प्रोडक्ट प्रिंसिपल का बहुत बहुत इस्तेमाल होगा। ओके, और इसमें एक से 2 से ज्यादा सेट भी हो सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय मेंबर्स ऑफ सेट सी, मेंबर्स ऑफ सेट डी, कोई लिमिटेशन नहीं है। देन इसके बाद अकरम 10 मिनट बाद आओ। तो ए यूनियन भी कैलकुलेट करने जा रहे हैं, मतलब बहुत बेसिक जगह से मैं स्टार्ट ले रहा हूँ, एंड आज कोई तुम पे लोड नहीं है।
आज के अंडरस्टैंडिंग में कोई प्रॉब्लम है, क्लास से पहले भी आ सकते हो एंड दोबारा कल रिपीट कर देंगे। कितने मेंबर्स आए यूनियन बी में? 5। इज देयर एनी शॉर्टकट वे कि हम डायरेक्ट ही निकाल लें? बिल्कुल शॉर्टकट वे है। अब ये फॉर्मूला कहलाता है एडिशन लॉ, तो बुक में ज्यादा कम यूज हुआ है, बट है होता प्रोडक्ट प्लेसमेंट जो ज्यादा इस्तेमाल होगा। एडिशन लॉ कहता है माइनस, अब इस लॉ के ऊपर भी चलते हैं, बता देते हैं कि ये लॉ ये डायरेक्ट गिन देगा कि 5 मेंबर्स हैं। वेन डायग्राम बनाइए। वेन डायग्राम ये होता है कि सेट को हम फिगर बना के इजाहार करते हैं। एंड ये देखो तुमने, मैंने जो दो सेट ए एंड बी लिए, ओवरलैपिंग ओवरलैपिंग एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? मेंबर लिखते जाओ, 1 2 तो सेट ए के मेंबर है और 4 5 सेट बी के मेंबर है एंड एक कॉमन मेंबर है। हाँ, अगर अगर तुम्हें याद दिलाऊं वो छठे चैप्टर के एक सवाल, नंबर डिविजिबल नाइदर डिविजिबल बाय 3 नॉट डिविजिबल बाय 7, तो 21 हमने 2 दफा काउंट कर लिया था 3 के सेट में भी। अगर हम यहाँ पे मिसाल के मेंबर्स ऑफ सेट ए लिखिए, सेट ए के मेंबर कितने हमारे पास? ऊपर देखो 3 मेंबर्स है। सेट बी के कितने मेंबर? अब यहाँ पे वही गलती हो गई, एक मेंबर कॉमन था, 2 दफा काउंट हो गया, तो कौन माइनस होगा? जो कॉमन है। कितने कॉमन मेंबर है? एडिशन प्रिंसिपल इस बुनियाद पे बना है एंड तुम देखो डायरेक्ट आ जाएगा जवाब। तो हम बजाय वो ए यूनियन बी निकालें और बहुत बड़ा सेट है, हम क्या करते हैं, इस तरह काम करते हैं कि जनाब एडिशन लॉ लगा के डायरेक्ट कर लेते हैं। ये तो मतलब बुनियाद दे रहे हैं कि इन फॉर्मूलों पे बेस करते हुए वो अपनी वर्ड प्रॉब्लम लाने वाले हैं। अब ये जो मैंने एडिशन लॉ तुम्हारे सामने पुटअप किया, इसमें ओवरलैपिंग सेट थे, कॉमन थे। बहुत दफा ऐसा होता है सेटों में कोई कॉमन नहीं होता, उनको कहते हैं, सेटों को कहते हैं क्या नाम है? अल्लाह तेरा शुक्र है डिसजॉइंट से। क्या मतलब ये बता रहा है, बच्चे ने हर चीज बुला दी है। व्हाट इज एप्टीट्यूड? जूता मारने की बात है, रियली जूता मारेंगे एंड खड़ा हुआ मुंह पे मारेंगे। तो हमारे बच्चे ने समझा बस एहसान कर दिया मैंने। एंड ये बहुत लेजी कौम है सामने जो बैठी है, बेटा बहुत लेजी कौम हो। हर चीज पढ़ लो भूल लो, ये दिखा रहा है लैक ऑफ इंटरेस्ट, अपना वक्त कहीं ना कहीं जाया कर लो। अब डिसजॉइंट सेट में कॉमन नहीं होता, डिसजॉइंट सेट में ए इंटरसेक्शन भी नहीं होता, तो हमें जज करना पड़ेगा। अब ये तो मैं 1 2 3 में दिखा रहा हूँ, यही वर्डिंग में आएगा, 1 2 3 में नहीं होगा एंड तुम्हें अपना दिमाग चलाना पड़ेगा। मैं क्या करूं, इतना दिमाग नहीं है तो मैं कैसे मैथमेटिक्स पढ़ा दूं। वेल आज की क्लास मैं यहीं पे रोक रहा हूँ आपकी, एंड आज का जो लेक्चर मिलेगा उसमें क्लास वर्क होमवर्क को छोड़ दीजिए। आप ये देखिए कि आपके क्या क्या गुनाह बाकी हैं। अगर आप सारा काम होमवर्क करके आए, सर मौजूद है, चेकिंग करके जाइए। आज मैंने पूरी एक क्लास 1 घंटे की कुर्बान की है ताकि 8.3 डिस्टर्ब ना हो, ताकि 7 चैप्टर डिस्टर्ब ना हो।